नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन पे खास पेशकश मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम जो आपको मिलाने जा रहे हैं, कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं। राजीव अग्रवाल साहब को हम बोलचाल की भाषा में राजू भारती कहते हैं और उनको ये नाम बहुत पसंद भी आता है, तो हम बातचीत के अंदर उनका ओरिजिनल नाम से ही बातचीत करेंगे। और हमारी बातचीत का जो मूल उद्देश्य वो ये है, बारिश का दौर आने वाला है। हमारे शहर की एक प्रॉब्लम जो हम बरसों से भुगतते आ रहे हैं कि ज़रा सी बारिश होती है और आपका और हमारा मोहल्ला और हमारी कॉलोनियाँ बाढ़ के पानी से घिर जाती है, जल प्लावन की स्थिति होती है और वो कई कई दिन तक हमें भुगतनी पड़ती है। हमने आज राजीव अग्रवाल साहब को इसीलिए आमंत्रित किया कि हम जानना चाहते हैं कि गर्मी के टाइम पे उनकी नालों को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 15 और 20 दिन, एक महीने बाद में आपको और हमको वो सब कहीं नहीं देखना पड़े जो हम बरसों से भोगते आ रहे हैं। तो एक तो आपने हमें समय दिया, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे शुरुआत यहीं से कर देता हूँ, आप बहुत व्यस्त थे, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं घर से निकलते मैं सबसे पहले एसएन पारिक वाले नाले पे गया, वहाँ की व्यवस्था देखी, उसको ऑपरेटर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसको समझाया। वहाँ लगभग मैं 30-35 मिनट रुका, उनको पूरा समझा के देखकर वहाँ से फिर मैं रेजोनेंस वाले नाले पे गया। एक मशीन हमारी एसएन पारिक के सामने नाले पे चल रही है, दूसरी मशीन हमारी जवाहर नगर रेजोनेंस के नाले पे चल रही है। वहाँ ये स्थिति है कि लास्ट ईयर भी हमने सफाई करी थी, लेकिन समय कम था तो हम पूरी अंदर तक की सफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी अगर आप वहाँ जाके देखेंगे और वीडियोग्राफी करवाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि अगर इस तरह से एक बार ये सारे नाले साफ़ हो जाएं तो जो अभी आप कह रहे थे कि जल पलायन वाली समस्या आती है, मैं समझता हूँ वो नहीं आएगी। पिछले साल भी नहीं आई थी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, वहाँ हमारी तीसरी मशीन चल रही है। वो मशीन हमने साजीदेड़ा नाले से शिफ्ट करी है कल, क्योंकि साजीदेड़े के दोनों तरफ हम सफाई कर चुके हैं। अब वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा है, बाकी वो उनका काम हो जाए, उसके बाद सफाई करेंगे। अभी मैं सीधा एयरपोर्ट के नाले से आपके यहाँ आ रहा हूँ। और रही बात पानी भरने की, तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी दक्षिण में पानी ना के बराबर भरा है। केवल एक जवाहर नगर में जो गली है सामुदायिक भवन वाली, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा था। उसके लिए भी जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं 36 घंटे फील्ड में था। पूरी रात मेरे साथ 12:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारे जो एक्शन है कुरैशी जी, वो साथ में रहे हैं। हमने एयरपोर्ट की दीवार तोड़ी, क्योंकि पीछे से जब पानी आता है तो वो पानी की कैपेसिटी एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 लाख लीटर होती है। हमारे नाले की कैपेसिटी अगर 50,000 लीटर है तो मैं समझता हूँ 50,000 लीटर पानी फैलता है। और जब तक पीछे से पानी कम नहीं होता तब तक वो पानी डाउन नहीं होता। तो उसके लिए हमें हर साल एयरपोर्ट की दीवार तोड़नी पड़ती है। लेकिन एयरपोर्ट की दीवार तोड़ने के बाद भी पानी उतरने में पिछले साल से पहले हमेशा टाइम लगता था, क्योंकि एयरपोर्ट का लेवल अंदर ऊपर था। उसको मैंने बरसात से पहले डाउन करवा दिया था, तो पानी बहुत फास्ट निकला। और लगभग 1:30 बजे करीब हमने रात में दीवार तोड़ी थी। और उसके बाद उन गली वालों को जो मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे, मैंने उनको कहा था कि आप आधा घंटा रुक जाइए, दीवार टूटने दो। उसके बाद किसी का फ़ोन नहीं आया, उनके यहाँ पानी डाउन हो गया था। इस बार कौन सी दीवार तोड़ेंगे? इस बार भी हमने एयरपोर्ट की दीवार बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर नाले की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आता है तो नेचुरली तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस पानी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा। कोशिश ये कर रहे हैं, मैं नाले को चट्टान लेवल तक साफ़ कर रहा हूँ, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा नालों में आ जाए। अगर 50,000 की जगह हमारा 75,000 लीटर पानी में आया था, तो मैं समझता हूँ 25,000 लीटर हमें डाइवर्ट करना रहेगा। उस प्लान को देखते हुए ही मैं सफाई करा रहा हूँ। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मशीन हमने ज़्यादा उपयोग में ली है इस बार। और ये मानिए कि धारीवाल साहब के सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी कोटा शहर में पानी नहीं भरना चाहिए। नहीं, एक चीज़ मैं और आपसे, आप तो फील्ड में रहते हैं, हम लोग फील्ड में नहीं, तकनीकी रूप से भी आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। जिस समय कोटा में डाइवर्जन चैनल बना, दक्षिण का पानी को रोकने के लिए डाइवर्जन चैनल के लिए अपन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। वो जब ये कहा गया कि भाई ये पठारी का पानी आएगा और डाइवर्जन चैनल से सीधा चंबल में चला जाएगा और कोटा की समस्या मुक्त हो जाएगी, लेकिन क्या वजह है उसके बावजूद, डाइवर्जन चैनल होने के बावजूद हम लोग फिर भी पानी की समस्या झेलते हैं? पानी आता वहीं से ही है। डाइवर्जन जो बना हुआ है वो लगभग बाईपास से 1-1.5 किलोमीटर पहले तक बना हुआ है। उसके बाद का जो कैचमेंट एरिया है उसका पानी अब इकट्ठा होकर हमारे यहाँ आ रहा है, वो भी मैं वहाँ तक देख चुका हूँ। और ये पानी जो हमारा जाता है,
इसको भी एंड तक देख चुका हूँ, इधर साजीदेड़ा में जाता है, इधर चंद्रसेल में जाता है, पूरा एंड के पॉइंट तक मैं इनका मौका देख चुका हूँ खुद घूम घूम के। और अगर एक डाइवर्जन चैनल अभी जो अपना घटोत्कच चौराहा है उससे अगर एक डाइवर्जन चैनल या एक नाला बन के इस पानी को हम उधर शिफ्ट कर दें, या बाईपास जो अपना हाईवे है वहाँ से एक डाइवर्जन चैनल बना के हम इसको चंबल में डाल दें हैंगिंग ब्रिज के यहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि जवाहर नगर की समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो सकती है। एक डाइवर्जन चैनल की और जरूरत है, उसके बाद में ये समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि पानी फिर हमारा बाईपास के बाद का जो कैचमेंट एरिया है वो पानी रहेगा। क्योंकि आप समझिए कि एक डाइवर्जन मतलब 20 किलोमीटर का पानी आ रहा है और हमने उसको 15 किलोमीटर पर डाइवर्ट कर दिया, उसके बाद का जो 5 किलोमीटर का एरिया वो पानी तो आएगा हमारे यहाँ शहर में। एक जो बेसिक प्रॉब्लम है, मैं चलो ये तो अब आपके करोड़ों के प्रोजेक्टों के मामले हैं, हमारे जो घरों के सामने जो नालियां हैं, राजू जी हकीकत बात यह है कि उनका पानी हिलता तक नहीं है सालों साल तक। बारिश आएगी, ये उम्मीद की जाती है कि बारिश जल्दी आ जाए ताकि पानी अपने आप गंदगी से वो फ्लो बहा करके ले जाए। पहले हम यही देखते थे नालों में 3-4 साल 5 साल पहले कि भाई ठेकेदार भी ये इंतजार करता था कि यार बारिश पड़ जाए तो उसका अपने आप ही नाला साफ हुआ जाएगा प्रेशर से। अब वो स्थिति नालियों में देखने में आ रही है। उनकी सफाई की क्या व्यवस्था है अपने पास? उनकी सफाई की ये व्यवस्था है कि जहाँ भी हमें चैम्बर मिलता है या नाली ओपन है वहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादा कचरा नहीं मिलेगा। कुछ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे मेरा घर है एग्जाम्पल के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर के बाहर पक्का मैं इसको रैम्प को कर लूँ ताकि ना तो मेरे नाली की बदबू आए ना मच्छर आए। लेकिन नगर निगम उसकी सफाई कैसे करे? कई लोग हैं रैम्प नहीं तोड़ने देते हैं, अपने यहाँ चैम्बर नहीं निकालने देते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप भी आम जनता को ये सजेशन दें कि साहब अपने घर के बाहर एक फोल्डिंग सिस्टम रखें। हमारा नगर निगम का जब कर्मचारी उसकी सफाई करने आए तो वो उसमें पट्टियों को हटा ले, सफाई करे और वापस रख के चला जाए। मैं समझता हूँ कि 25% नगर निगम के कर्मचारी सफाई कम कर पाते होंगे, लेकिन 75% जगह नालियाँ पैक हो रही है जिसका कोई समाधान नहीं है जब तक वो घर वाला उन नालियों को ओपन नहीं करते हैं। हम अगर उसकी पट्टी उखाड़ने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि रहने दीजिए, हमारा कर्मचारी क्या करे, वो उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल समस्या है। आजकल भारत के अंदर एक बड़ी जोरदार चीज है, पॉलिटिक्स चल रही है, बुलडोजर पॉलिटिक्स। तो क्या अपन भी इस्तेमाल कर देखिए, किसी का नुकसान भी नहीं हो, इससे बेहतर ये है कि शहर में अगर सब मिलजुल कर हमारा साथ दें तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो भी बताता है मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर नाली ओपन है तो आप ये मानिए कि भले 10 दिन लगे 15 दिन लगे, मैं इसका पेंदा साफ करा सकता हूँ। लास्ट ईयर मैंने लगभग डॉक्टर अमित देवजी वाली जो रो है जवाहर नगर पे मेन रोड पे, उसमें लगभग 35 से 40 ट्रॉली मलबा निकलवाया, क्योंकि उस पूरी रो में चैम्बर बने हुए हैं साइडों में। उन चैम्बर में हमारे सफाई कर्मचारी उतरे, उन्होंने फावड़े से तगारी में भर भर के लगभग 35 से 40 ट्रॉली मलबा निकलवाया है। और उसका हमें ये फ़ायदा मिला कि जो पानी हमारा श्री जी मेरी जोल के यहाँ से कूद के रोड पे आता है और उस नाले के थ्रू निकलता है, वो पानी फास्ट निकला। इसलिए जवाहर नगर में लास्ट ईयर समस्या कम, बिल्कुल ना के बराबर समस्या रही है। ये आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। एक मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन एक कोने पे मकान है सोनी जी का, उन्होंने बताया, बोले मैं 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 22 साल बाद मैं पहली बार ये सफाई देख रहा हूँ कि वाकई ही नालों की सफाई हो रही है। तो ऐसा नहीं जहाँ हम करवा पा रहे हैं बिल्कुल करा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि कहीं पूरा रैम्प बना हुआ है, कुछ बना हुआ है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब ये तो थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर नाली की सफाई चाहते हैं तो कम से कम नाली का ढकान तो ना करें, और अगर उसकी सफाई करने कोई आ रहा है तो उससे लड़ाई ना करें। और इस समस्या का निदान वैसे भी अब बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि जो ये सीवरेज वाला काम धारीवाल साहब करवा रहे हैं, इसमें आप ये मानिए कि घर का पूरा पानी, इवन किचन का पानी, लेट बाथ का पानी, सब सीवरेज लाइन के थ्रू जाएगा। ये नालियाँ जहाँ जहाँ सीवरेज डल गई वहाँ की सारी नालियाँ फ्री हो जाएगी, सूख जाएगी, केवल ये रेन वाटर में काम आएगा। अब आपने बहुत ही अच्छी चर्चा छेड़ दी है। सीवरेज प्लांट जो हमारे शहर का सबसे इस वक्त विवादों में उलझा हुआ विषय है, हर गली गली खुदी पड़ी है, सड़कों पे बहुत लोगों ने बुरे हाल देखे हैं। क्या आपको लगता है एक मेयर होने के नाते आप पूरा इसको प्रैक्टिकली वॉच कर रहे हैं सब चीज़ों को, क्या ये सीवरेज प्लांट सक्सेस होगा? बिल्कुल, इन्होंने जो डिजाइन किया है ये 2040 तक के लिए डिजाइन किया हुआ है। अपने को जरूर, मेरे को भी शुरू में लगा था कि भाई ये इतने से पाइप में पानी कैसे निकलेगा, लेकिन जब इसमें पानी आता है और इसमें प्रेशर डेवलप होता है अपने आप, तो वो पानी फ्लो में निकल जाता है और पूरा ये लेवल से काम कर रहे हैं।
नहीं, इन्होंने कोई डेमो दिया नगर निगम को? नहीं, नगर निगम को नहीं दिया। एक्चुअली ये RUIDP एक अलग एजेंसी है और बाकी कुछ काम UIT करवा रही है। नहीं, लेकिन मुसीबत तो हैंड ओवर नगर निगम को करेंगे। अंततः आनी तो आप ही के माथे है ना, तो आप उस एजेंसी से बाहर हैं जिसको ये सुपुर्द होना है। जी, अभी हम बाहर हैं। टेक्निकल कमेटी में आपका कोई नहीं, अभी हमारा कोई वो आपको ये भी नहीं बता रहे, मतलब RUDP ये भी नहीं बता रही कि भाई वो किस तरीके से संचालित करेंगे सारे सिस्टम? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, नहीं हुई किसी तरीके की, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। मतलब अगर कोई कॉलोनी खुदी पड़ी है और वहाँ के लोग अगर ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो आप जो सीवरेज लाइन डाल रहे हैं वो उसका लेवल ऊपर है, उनकी नालियों का या उनके बाथरूम का लेवल नीचे है, तो ऐसी स्थितियों में कौन सुनवाई करेगा? नहीं, ऐसी स्थितियों में अगर हमारे पार्षद का किसी का भी हमारे पास फोन आता है तो हम तुरंत RUIDP से भी बात कर लेते हैं, UIT से भी बात कर लेते हैं। इनके जो अधिकारी हैं UIT के शुक्ला जी मैक्सिमम देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छा कोऑपरेशन दे रहे हैं। कोई भी समस्या होती है तो उसको देखते हैं, समझते हैं और तुरंत करवा देते हैं। ऐसे ही RUIDP में महेंद्र जी करके हैं एक्शन साहब, उनको भी हम तुरंत कहते हैं, वो भी तुरंत कर देते हैं। अब जब ये चालू हो जाएगी तो पहले इसका ट्रायल होगा, हम भी इसको पूरा ढंग से ट्रायल लेंगे, उसके बाद ही हम हैंड ओवर लेंगे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस या आगे जो संभालना है वो नगर निगम को ही संभालना है जी। तो उसको देखते हुए अभी जैसे नालों में डाल रहे हैं तो एक दो जगह मैंने इनको सजेशन दिया है कि आप इसको इस तरह से कर दीजिए ताकि हमें नालों की सफाई में दिक्कत नहीं आए, वो कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाहर जो नालियां हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, केवल रेन वाटर के पर्पस से रह जाएंगी, बाकी सारा का सारा पानी ये सीवरेज जहां जहां सीवरेज का काम हो रहा है। जी, आपके दक्षिण में कंप्लीट है? दक्षिण में लगभग मैं समझता हूं कि 60% सीवरेज कंप्लीट हो जाएगा, 40% फिर भी छूटेगा। जो गांव वाले एरिया हैं अभी उसका नहीं है। इन्होंने पहले जो प्लान किया था और जो इतना बजट आया है उसके हिसाब से जितना ये ले सकते हैं तो उतना ले रहे हैं। अभी मेरा वार्ड भी बाकी है, काफी लगभग 30-40% एरिया बाकी है अभी हमारे दक्षिण का। इसी में एक शिकायत और भी है जो अक्सर नगर निगम को ही भुगतनी पड़ेगी कि शहर की जो पतली गलियां, छोटी गलियां हैं, वो आज भी नगर निगम का ही हिस्सा है। सड़कों की सड़क जो उसकी बननी है या उसमें नाली पटान है, जो सब सिस्टम, वो अभी नगर निगम को ही झेलना होता है। UIT कंप्लीटली टेक ओवर नहीं करती है। बहुत सीवरेज लाइन डालने के बाद जो उसके ऊपर काम करते हैं ये लोग, वो इतने हल्के स्तर का लोगों की शिकायत है। आप लोग किसी तरीके से उनको आपत्ति जता रहे हैं कि बिल्कुल जता रहे हैं। हमारे पास शिकायत आती है, हम तुरंत उनको कहते हैं और वो उसको सही करवा रहे हैं। अब कई जगह मजबूरी ये हो जाती है कि मान लो पार्षद जी ध्यान नहीं दे पाए या अधिकारी ध्यान नहीं दे पाए या मैं ध्यान नहीं दे पाया तो जरूर वो कॉन्ट्रैक्टर गलती कर देता है, लेकिन फिर भी अगर हम दोबारा उनको कहते हैं तो उसको सही करवा देते हैं। कई जगह ये मानिए कि जैसे डामर है, अब डामर पे अपन कितना भी पैच लगा दें वो मैच नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा तो वो दिखेगा। अभी जैसे अपन विज्ञान नगर मेन रोड को देख लें, जो थाने वाला रोड है, वो पूरा CC रोड था, उस पर सीवरेज डाला। अब अपन सोचे कि वो पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका ये लोग जितना कटिंग कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, और फिर भी अगर कहीं कमी रहती है तो हम इनको कहते हैं जितना भी ये लोग कर पाते हैं, इनके नियम में जो है, टेंडर में जो शर्त है, ये भी उतना ही कर पाते हैं। आपको जानकारी है या किसी ने दी पार्षद ने कि जो पाइपलाइन डाली गई है सारी अंदर जो बिछाई जा रही है उसमें नॉन ISI पाइप का इस्तेमाल कर लिया बहुत सारी जगहों पे, जो आपको मुसीबत का कारण बनने वाला है बहुत बड़े लेवल? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है, यहाँ पहली बार बता रहे हैं, पता कर लेंगे, वरना इनके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही ये लोग पाइप डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो तो इतनी बड़ी गलती है कि उसको तो कोई IN एक्शन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि नीचे जमीन के नीचे ऐसा काम कर रहे होंगे। ऐसी कोई एजेंसी जांचने वाली फिलहाल कोई है नहीं? इनका जो भी होगा, एक्चुअली हमारे यहाँ से कोई टेंडर नहीं है इनका, इसलिए इतनी जानकारी नहीं है। फिर भी आइए तो एक बार चर्चा कर लेंगे। वैसे वो अक्सर मैं टच में हूँ दोनों ही एजेंसी के, क्योंकि आए दिन मुझे सफाई करवानी है और इनको काम करना है, तो कंटिन्यू इनके टच में रहता हूँ। एवरेज एक बार बात हो ही जाती है ना किसी एजेंसी से। जी। मैं तो आपको मतलब एक सिग्निफिकेंस के तौर पे, आपको एक सबूत के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, और कहीं मत जाइएगा। आप तो हमारे STN बल्लभबाड़ी ऑफिस के आगे ही खुदवा के देख लीजिएगा, जहाँ के हम खुद चश्मदीद गवाह है। हम कहते रह गए कि यार कम से कम इसमें नॉर्म्स में ISI पाइप तो इस्तेमाल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नॉन ISI बाजार से बेहद हल्के किस्म का पाइप लाए और वो खाना पूर्ति करके चले गए। अब अगली बार जब भी आपकी बात हो, नहीं मैं नोट कर लेता हूँ और अगली बार अभी उनको कह दूंगा एक सैंपल चेक कराएं कई जगहों का, क्योंकि मुसीबत आपके सामने आनी है। चलिए, दूसरी बात, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अक्सर ये विवाद उठते रहते हैं कि सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जबकि आप खुद
इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ में सुबह से उठ करके रात तक आप इस सफाई व्यवस्था पर निगरानी करते हैं, क्या वजह है कि किसी को ये मुसीबत या किसी के सामने ये समस्या आती है कि कचरा उठ नहीं रहा? देखिए, कचरा उठाने का जो है, हमने 2 तो टिपर एक वार्ड में चालू कर रखे हैं जी। अगर मैं समझता हूं कि प्रत्येक घर जहां भी टिपर जा रहा है, कई इतनी सकड़ी गलियां हैं जहां टिपर नहीं जा पाता, लेकिन जहां टिपर जा रहा है अगर वो लोग रूटीन वे में उसमें टिपर में अगर कचरा डाल दें तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो उस गली में कचरा ही नहीं दिखेगा। लेकिन अगर टिपर नहीं आ रहा है वो फिर क्या उसके बाद टिपर जब चला जाता है उसी समय हमारा एक झाड़ू वाला झाड़ू लगाता है, उसकी ढेरी बनाता है और उस कचरे को फिर हम हाथ ठेले से लिफ्ट कराते हैं। लिफ्ट करा के हमारे कचरा पॉइंट पे जाता है, वहाँ से वो ट्रॉली के माध्यम से कचरा उठाता है। कई जगह कई बार इसलिए समस्या आ जाती है बाई दी वे, कहीं किसी पॉइंट पे कचरा ज़्यादा आ गया, जैसे आप देखेंगे दिवाली पे कोई त्यौहार है उस दिन नेचुरली कचरा ज़्यादा निकलता है। अगर कचरा ज़्यादा है और ट्रॉली को अगर दूसरा या तीसरा चक्कर लगाना पड़ रहा है तो वो कचरा लेट उठता है। कई जगह मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है, हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उनकी गलती है कि वो प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाते और कहीं कचरा रह जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ बुधवार को हाफ डे किया जाता है, जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उनका, और संडे को हाफ डे किया जाता है। 2 दिन में हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट आती है। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि जब 2 दिन हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है तो इट मीन्स काम तो हो रहा है, इसमें सुधार की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। अब हमारे नए सीईओ साहब भी आए हैं, उनसे भी कल भी चर्चा हुई, परसों भी हुई। मैंने कहा इसको सफाई को और बेहतर करना है। बोले 1-2 दिन में अपन ये कैंप वाले काम से फ्री होकर बैठते हैं और जो भी सुधार अपन बेस्ट और कर सकते हैं करेंगे। लेकिन मैं इसमें भी जनता का सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि पहले आप देखिए कि टिपर नहीं चला करते थे तो कचरा बहुत ज़्यादा होता था। अब टिपर चालू हो गए और मैं समझता हूँ अगर डोर टू डोर हम कलेक्शन कर रहे हैं और डोर टू डोर अगर उसमें कचरा डल जाए तो सड़कों पे सिर्फ जो हम झाड़ू लगाते हैं वही कचरा दिखेगा। ऐसा कोई नॉर्म्स नया आंकड़ा आया हो कि भाई प्रतिदिन प्रत्येक घर से कितने ग्राम कचरा बाहर आता है? लगभग 200 ग्राम का एवरेज ये लोग पकड़ते हैं, 100-200 ग्राम से ज़्यादा कचरा नहीं आता। लेकिन मैंने देखा है कि थैलियाँ ज़्यादा हमारे को मिलती है, प्लास्टिक की थैलियाँ। जैसे किसी मोहल्ले में अगर किराने की दुकान है, उसके आसपास आप देखेंगे तो एक थैली कहीं उड़ती हुई नजर आएगी, एक कहीं आएगी। उसको सफाई कराना पॉसिबल नहीं है। वो तो उस दुकानदार को समझना पड़ेगा कि अगर उसके आसपास कोई बच्चा या कोई भी खड़ा होकर कुछ खा रहा है तो उसको समझाए कि आप इसको डस्टबिन में डालिए। एक आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और आपकी उसमें लेके आना चाहता था। आप पॉलीथीन का जिक्र कर रहे हैं और पॉलीथीन की वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर में। ऑनलाइन मार्केटिंग जब से आई है, पॉलीथीन का ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग बढ़ा है। आप कुछ भी चीज़ घर पे मंगा रहे हैं वो पॉलीथीन में लिपटी हुई आ रही है या थैली में आ रही है। ऑनलाइन चाहे आप खाने का सामान मंगा लीजिए या आपका अमेजोन या जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी एजेंसीज भेज रही हैं, इन एजेंसीज के ऊपर किसी तरीके का नगर निगम ने कोई जानकारी में इनको डाला है कि आप इसका इस्तेमाल कम से कम करें? क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने तो अपने थैले जो है वो बीच में कागज़ के कर लिए थे, वो अपने कागज़ के इस्तेमाल करने लग गए थे, लेकिन बीच में अब फिर देखने में आ रहा है वापस वो पॉलीथीन पे टर्न ओवर कर रहे हैं, मतलब वहाँ वही वाला पुराना ढर्रा उन्होंने शुरू कर दिया। इसको लेकर के आप क्या करेंगे? पॉलीथीन के लिए भी थोड़े दिन पहले ही चर्चा हुई थी, हमारी कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी, तो पॉलीथीन को लेकर हम वापस से प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो बैन लगा रखा है उसको हम सख्ती से लागू कराएं। और मैं समझता हूं कि नालियों की सफाई या शहर में जो गंदगी है, अगर पॉलीथीन एक बंद हो जाती है तो मैं समझता हूं कि हमें 80% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत की जड़। आज जो नालियाँ या एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा अगर माना जाए तो वो पॉलीथीन का उपयोग है। पॉलीथीन की वजह से ये फंस जाती है, ना तो ये गलती हैं ना सड़ती हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे नालियाँ भी सड़ रही है। अभी हमने शादी देड़े में जब सफाई कराई तब उसकी ये स्थिति हो रही थी कि पीछे से जो पॉलीथीन बह के आता है वो सारा हमारा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। उसका भी हमने नालों का तो हमने इतना बढ़िया प्लान करा है, अगर साल भर के अंदर अंदर हमारे तैयार हो जाएगा तो लोग ये कहेंगे यार ये कैसे नाले थे और अब कैसे हो गए। हम इसको एक चैनल के माध्यम से साल भर पानी चलाना चाहते हैं और सीवरेज के बाद तो ये पानी बिल्कुल ही कम हो जाएगा और जब रेन वाटर आएगा तब ये पूरा नाला काम आएगा। उसका भी हमने काम चालू कर दिया है। लगभग उम्मीद है अगले साल तक बरसात से पहले पूरा कर लेंगे। और पॉलीथीन के लिए तो हम बैठ के वापस से करते हैं, सख्ती करेंगे, इनका चालान बनाना चालू करेंगे
तो जो स्टैंडर्ड में आ रही है, जितने माइक्रोन की हमें चाहिए, उसके अलावा अगर मिलती है तो उसको हम सीजिंग करके कार्रवाई करेंगे। होटल इंडस्ट्री को कैसे काबू करेंगे आप? होटल इंडस्ट्री से आप घर पे खाना मंगाइए, वो पॉलिथीन में ही आता है, होटल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको कहेंगे कि आप कोई बॉक्स टाइप का मंगाइए प्लास्टिक का, ताकि वो सिंगल यूज मतलब कुछ। और आजकल बाजार के अंदर सैकड़ों चीजें, सैकड़ों ऑप्शन आ गए, सैकड़ों ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकडॉल ने बीच में, बड़ी कंपनी है मैकडॉल, अपने उत्पाद जो है वो कागज के उसके थैले के अंदर बेचती थी, तो उसका अच्छा असर था। कम से कम शहर के अगर होटल और ये मैस इंडस्ट्री भी अगर इस पे चली जाए तो कोई बुराई नहीं है, हो सकता है। मैं एक और आंकड़ा जानना चाह रहा था। कोटा में, जैसे कोटा दक्षिण के अंदर आपके नालों की समस्या बहुत ज्यादा है। कुल कितने किलोमीटर की लेंथ हम माने कि आपको नगर निगम को देखनी होती है? लगभग अगर सारे नाले हम जोड़ते हैं जी, तो मैं समझता हूँ 22 से 25 किलोमीटर लंबाई में हमारे पास नाले, मतलब कोटा से बूंदी तक का रास्ता मतलब खाली नालों में ही चला जाता है, नालों में जा सकता है। लगभग 22 से 25 किलोमीटर तो नाले हैं, क्योंकि आप ये मानिए कि ये जो नाले हैं, बाईपास के बाद जो हमारा मेडिकल कॉलेज वाला रोड है, उसके वहाँ से हमारे यहाँ शहर में नाले हैं, और वहाँ से चल के कई नाले घूम के साजीदेड़ा में जाते हैं, कई नाले वहाँ से घूमते हुए जैसे जैन मंदिर होते हुए और फिर इधर थेकड़ा होते हुए और रायपुरा तक जा रहे हैं। अगर रायपुरा वाले नाले को भी हम जोड़ लें तो हो सकता है 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए। वो अपने आप में एक नाला बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैंने खुद ने चेक किए हुए हैं, रात में घूम घूम के गाड़ी से पॉइंट टू पॉइंट नाप के, पूरे तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी 22 से 25 किलोमीटर नाले हैं। ये नाले अंत में कहाँ जाते हैं? झालावाड़ रोड से हम अगर इसको देखते हैं तो झालावाड़ रोड से डीसीएम रोड की तरफ का जो नाला है वो तो थेकड़ा होता हुआ हमारा जा रहा है रायपुरा पुलिया से नीचे होता हुआ चंद्रसेल में। ठीक है। उसके अलावा जो इधर के जितने भी नाले हैं, जवाहर नगर वाला है या आपका केशवपुरा मुक्तिधाम वाला है, आरडी मिशन, एमडी मिशन वाला है, ये सब नाले घूम फिर के दादाबाड़ी से होते हुए, जवाहर नगर के पीछे से होते हुए, जाट समाज के यहाँ से जो नाला आ रहा है ये भी रेंजोरेंस के यहाँ आता है। ये नाले कई जगह से मिलके और फिर सारा ये पानी साजीदेड़ा जा रहा है। हमारा जो दक्षिण का पानी है वो एक पॉइंट तो उसका साजीदेड़े में जाने का है, एक पॉइंट रेलवे क्रॉसिंग के नीचे विज्ञान नगर होते हुए रेलवे क्रॉसिंग से थेकड़ा जाता है, थेकड़ा से फिर अंदर अंदर होता हुआ और रायपुरा होता हुआ और चंद्रसेल में जाता है। साजीदेड़ा वाला जो पानी है वो अंततः चंबल में ही जाता हो? चंबल में जा रहा है। ये ट्रीटमेंट के बिना जाता है? ये पानी नाले का जो है बिल्कुल बिना ट्रीटमेंट के जा रहा है। इसके लिए भी अभी मैंने परसों ही सीवरेज वालों से बात करी है। मैंने कहा इस पानी का अपन क्या समाधान कर सकते हैं जो चंबल में नहीं जाए, क्योंकि एनजीटी का भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है जी। तो उन्होंने कहा अपन इसमें चर्चा करते हैं, इस पानी को हम, जो हमारी नहर बनी हुई है आरपीएस कॉलोनी के यहाँ पे, बोले इस पानी को उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं, तो ये पानी उसके थ्रू हम जब तक नहर नहीं खुलती है तब तक उसमें निकाल सकते हैं, और या फिर उसके साथ साथ कोई पाइपलाइन के थ्रू उसको निकाला जा सकता है, तो चंबल में जाना बंद हो सकता है। ये तो जैसे अपन जब चंबल के दोनों तरफ का जो अपन सौंदर्यीकरण चल रहा है तो ये उस प्रोजेक्ट में ये शामिल नहीं किया गया नाला का कि भाई नालों नहीं, ये का नहीं, क्या एक्चुअली ये अप स्ट्रीम में है वो जो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अप स्ट्रीम में तो और भी खतरनाक है ना नालों का गिरना, क्योंकि अपन तो अप स्ट्रीम से ही पानी उठा रहे हैं। नालों का गिरना तो वाकई खतरनाक है, और इसमें देखो मंत्री से चर्चा करेंगे, अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो चंबल में पानी जा रहा है बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये प्लान मतलब कब तक, कम माने के अब ये तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, मंत्री जी से चर्चा करेंगे। देखिए आपका करोड़ों रुपए के आप विकास कार्य करवा दीजिए, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को भुगतनी पड़ेगी। आपका गंदा पानी अगर नदी में जाएगा और वही पानी अगर वापस, चाहे आप उसको कितना ही फिल्टर कर लीजिए, लेकिन पीने योग्य तो उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर नगर निगम कब विचार करेगा, कैसे करेगा? नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी। मैंने तो परसों ही डिस्कस किया है, उनको बुलाया था मैंने कहा इसको अपन कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया, बोले इसको अपन इस कैनल के थ्रू जो हमारी नहर जा रही है इसके थ्रू अपन कर सकते हैं, क्योंकि इस नहर में फिर सारा पानी ये चला जाएगा। सिंचाई विभाग क्या तैयार होगा इसके? ना, वो तो सभी डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो सिंचाई विभाग तो खुद कहेगा भाई, किसान भी आवाज उठा सकते हैं कि भाई आप नालों का पानी नहीं, लेकिन हम 6 महीने तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 6-7 महीने ये नहरें बंद रहती है, और या इसके पैरेलल एक हम छोटा सा बना दें। हाँ, एक चुनौती तो है, खैर चुनौती तो बहुत बड़ी है और पैसा भी काफी चाहिए, पैसा भी खूब चाहिए। नगर निगम के पास में अपने सफाई कर्मी कितने हैं? नगर निगम के पास हमारे कोटा दक्षिण में जो है लगभग 1300-1350 सफाई कर्मचारी हैं, और लगभग 500-450 कर्मचारी प्राइवेट हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स के बेस पे लिए हुए हैं।
तो ऐसे करके लगभग 1700-1800 कर्मचारी हमारे पास हैं। ऑन एन एवरेज 1700-1800 रोज काम करता है। ठीक है, लेकिन एक शिकायत और जो आती है अक्सर देखने में कि जो स्थायी कर्मचारी है आपका, वो सुबह खाली एक सिग्नेचर करने आता है और उसके बाद में उसकी जगह सिकमी जो है लेबर वो अपनी तरफ लगाता है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। आपने जांच की? बिल्कुल करी। क्या रहा? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ कर्मचारी हो सकते हैं, अगर सभी इस तरह से कर दें तो सफाई नहीं हो सकती शहर। सब के लिए तो हम भी नहीं कह सकते। कुछ कर्मचारी तो देखिए, अब पूरी मॉनिटरिंग कोई भी नहीं कर सकता। आते हैं, वो हो सकता है कि अपने 4 घंटे का जो उनका समय है या 3.5 घंटे का जो समय है ड्यूटी करने का, उसमें वो आधा घंटे में अपना काम करके चले जाए। एक्चुअली इन कर्मचारियों को हमने बीट वाइज बांटा हुआ है। जैसे सपोज करिए मुझे जिम्मेदारी दे दी कि मुझे ये एरिया साफ करना है। अब अगर मैं चाहूँ उसको बहुत फास्ट कर दूँ तो करके मैं हो सकता है मैं कहीं अपना चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी काम नहीं करें। कुछ कर्मचारी इसमें हो सकता है कि जल्दी चले जाते हों या सिग्नेचर करके चले जाते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूँ सफाई नहीं होगी शहर की। और जो आपने प्राइवेट जो आपने ले रखे हैं कर्मचारी, वो पर एक वार्ड में कितने वो? एक वार्ड में हमने 5 कर्मचारी लिए हुए हैं और 5 कर्मचारी पार्षद जी के हिसाब से जहाँ भी उनको ज़रूरत है उनको मैक्सिमम हमने नालों पे लगा रखा है ताकि नालियों की सफाई रेगुलर होती रहे। और परमानेंट कर्मचारी जो हैं वो भी नालियाँ साफ़ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, ढेरियाँ भी उठाते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी मैंने लास्ट ईयर काम करवाया है, नालों में मोखों में उतर के कर्मचारी ने काम किया है, उनका मैंने सम्मान भी करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी ऐसी, अब 2 बर्तन हैं तो खटकते भी, वो वाली बात है। और कुछ कर्मचारी हो भी सकता है कि अपना आधा घंटे में काम करके चले जाएं, कुछ 1 घंटे में चले जाएं, किसी को 3 घंटे भी लगते हैं। तो बीट के हिसाब से उनका जो काम है, अब मान लो किसी दिन सपोज करिए मेरे को ये साफ़ करना है, यहाँ आज कचरा ज़्यादा आ गया तो नेचुरली है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, और किसी दिन अगर कचरा कम है तो फास्ट काम हो जाएगा। ऐसा भी होता होगा थोड़ी बहुत, तो राजनीति आप भी चलते होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड है उनमें कम आप लेबर दें? नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप किसी से पूछ सकते हैं। कम आपने बिल्कुल, धारीवाल साहब के सख्त निर्देश हैं इसमें कि कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं है, सब वार्डों में समान काम हो रहा है। धारीवाल साहब ने सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पार्षदों को उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। पूरे 80 वार्डों में उन्होंने ये कहा है, इवन महापौर जी के वार्ड में भी 1 करोड़ रुपए दिया है, पार्षद जी को भी 1 करोड़ रुपए दिया है। ऐसा नहीं है कोई मेरे वार्ड में ज्यादा पैसा दिया है। उन 1 करोड़ रुपए के जो काम हो रहे हैं उनकी निगरानी कौन करता है? 19 वार्ड उन्होंने यूआईटी को दिए थे, नगर निगम नहीं। 19 वार्ड का काम यूआईटी करा रही है, 61 वार्ड का काम नगर निगम करा रहा है। तो 61 वार्डों की मॉनिटरिंग नगर निगम कर रहा है, 19 वार्डों की मॉनिटरिंग यूआईटी कर रही है। तो आपको लगता है कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मतलब उसमें खाली पटान की सड़कों के किस टाइप के जिस भी तरह के काम हमारे पार्षद जी ने लिख के दिए थे, अच्छा, उसमें से ही धारीवाल जी ने सैंक्शन किए। सपोज करिए मैंने 8 काम लिख के दिए तो उन्होंने 4 को टिक किया, 5 को टिक किया, बोले भाई 1 करोड़ तक के अमाउंट के इनके जो भी काम हो सकते हैं वो कर दीजिए। और लगभग सबके टेंडर हो चुके हैं। विकास के मामले में तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि धारीवाल साहब इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने इस बार इस विकास को हर गली तक पहुंचाने के लिए वार्डों के लिए तो स्पेशल वो फंड दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम पूरे होते ही मैं दोबारा काम दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसी में उन्होंने वार्ड को कर दिया। पहले जब 65 वार्ड हुआ करते थे तब ये मानिए मैं समझता हूँ कि पूरे 5 साल में 2-3 करोड़ का भी काम होना बहुत मुश्किल होता था। आज 150 वार्ड कोटा में हो गए दोनों नगर निगम में मिला के, और 150 वार्ड में मैं समझता हूँ कि 200 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा चल रहे होंगे, जिसमें ये बड़े प्रोजेक्ट तो शामिल ही नहीं है जो धारीवाल साहब करवा रहे हैं। जैसे अभी हम देखेंगे आपके अनंतपुरा में जो फ्लाईओवर बन रहा है, अगर ये मान लो 25 करोड़ का बन रहा है तो ये जिस भी वार्ड में आ रहा है इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे। वो 1 करोड़ के काम तो सिर्फ पार्षद जी के कहने से उसके वार्ड के बताए हुए काम ही हो रहे हैं, उसी वार्ड में काम हो रहे हैं। एक सवाल और उठता है, जब आपके गैराज से जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां बाहर निकलती है, पहले संख्या कितनी होगी इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर्स वगैरह की? एक अप्रोक्स एक आइडिया कितना? टिपर्स हमारे 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड के हिसाब से 160 टिपर तो हमारे वार्डों के लिए चल रहे हैं, खुद के हैं नगर निगम के, उसको संवेदक को चलाने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा लगभग 10-15 टिपर हमारे हैं जो गार्डन्स के उसमें हम काम में लेते हैं। तो लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 175 प्लस हमारे पास टिपर हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नगर निगम की खुद की केवल 5 ट्रॉली हैं, 5 ही ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा 5 हमारे पास डंपर है, 5 जेसीबी है।
तो उसके अलावा जो ट्रॉलियां कचरा उठाती है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है। तो 2 वार्ड के ऊपर 1 ट्रॉली हमने दी हुई है, लगभग 40 ट्रॉलियां कॉन्ट्रैक्टर की चल रही है। जो आप वाले हैं वो मॉडर्न पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल लेते हैं? हमारे नगर निगम के जो साधन है वो सब मॉडर्न पेट्रोल पंप से लेते हैं जी। उसमें सुबह कोई जाकर के चेक करता है कभी अचानक के नगर 10 लीटर की पर्ची आई है तो उसने कहीं 5 लीटर या 7 लीटर तो नहीं भरवाया? नगर निगम के जो गैरेज के इंचार्ज हैं हमारे पालीवाल जी, उनकी ड्यूटी है उनको चेक करना होता है और वो शायद चेक भी करते हैं। उन्होंने पकड़ा अभी तक किसी को? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। नहीं आई, कोई सूचना नहीं है। चलिए खैर, और एक चीज और जो सबसे बड़ी इस शहर की समस्या है वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम क्या सोचता है? क्योंकि हमने पिछले लंबे अरसे से देखा है कि आपने कोई बड़ा अभियान नहीं छेड़ा। अतिक्रमण को लेके मैक्सिमम जो अतिक्रमण हो रहा है हम देखेंगे, जैसे महावीर नगर सब्जी मंडी जो मेन रोड है हमारा अम्बे कचौरी वाला, उसको हम देखेंगे तो उस रोड पे काफ़ी पिछली सरकार में भी धारीवाल साहब ने वहाँ पे कियोस्क बना के दिए थे, उसके बाद आदमी वापस आके वहाँ पे जम गया। अब वो क्षेत्र मैं समझता हूँ मेन रोड लगभग यूआईटी में है, वो यूआईटी में क्षेत्र आता है तो हमको वहाँ जाने में दिक्कत आती है। या नगर निगम के पास आज की तारीख में ये मानिए कि दक्षिण में तो हमारे पास डिप्टी साहब ही नहीं है, और अगर कोई क्षेत्र यूआईटी का आ जाता है तो हम वहाँ इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, और लोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी अब हमने प्लान चालू कर दिया है कि भाई जहाँ दिक्कत आती है वहाँ तो हम तुरंत हटा देते हैं, लेकिन जहाँ ऐसा लगता है, क्योंकि इस देश में 2 साल से आप भी देख रहे हैं, ये इस बार भगवान के दया से कोरोना से हम बचे हुए हैं, वरना 2 साल से देश की स्थिति खराब हो गई थी। अपने कोटा की भी स्थिति हमने देखी है कि कितने लोगों ने भोजन व्यवस्था करी, सब लोगों ने करी, धारीवाल साहब ने भी करी, दूसरे लोगों ने भी करी। तो ठेले वालों को हम ये पाबंद कर रहे हैं कि आप ठेले को लेके आइए, आपको रोजगार करना है, आप ठेला लेके आइए और इसको शाम को ले जाइए, ताकि वो स्थायी अतिक्रमण नहीं हो। क्योंकि कई लोग बेचारे इतने गरीब हैं कि अगर उसका हम ठेला हटा दें तो उसका घर चलाना भारी पड़ जाएगा, और कई अतिक्रमण ऐसे हो रहे हैं कि उसका हमारे तक सूचना ही नहीं आ पाती। अभी जब मैं नाले साफ कराता हूं तो देखता हूं कि नाले सकड़े हो गए पहले से, लेकिन पिछले साल जितना थे उन नालों में अब हम नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसी को भी। पहले जो पिछले सालों में हो गए वो तो हो गए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, और जब बस्तियां इतनी बड़ी बस जाती है तो मैं समझता हूं उनको तोड़ना भी संभव नहीं है। निगम के कार्यकलाप तो बहुत सारे हैं, अगर अपन सभी पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड उसमें लेकर के चलते हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या है, नगर निगम की तरफ से निर्माण की मंजूरी टाइम पे नहीं मिलती। उसके लिए हमने सख्त आदेश निकाले हुए हैं, और आप समझिए हमने 3 बाबुओं को हटवा भी दिया है मंत्री महोदय से कह के, और उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया, एपीओ भी कर दिया, बाहर भी लगा दिया। मंत्री जी खुद चाहते हैं कि कोई भी आदमी नगर निगम यूआईटी अगर जाता है तो उसका होने वाला काम तुरंत हो जाए। उनके साफ निर्देश हैं, पट्टों में आप देख लो, मैं समझता हूँ इतना सरलीकरण जीवन में ना तो कभी किसी सरकार ने दिया होगा और ना आएगा। धारीवाल साहब ये चाहते हैं कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहाँ का पट्टा मिल जाए। अभी परसों भी उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने यही कहा, बोले जो आदमी जहाँ रह रहा है उसको उसका वहाँ का पट्टा दे दो। एक एफिडेविट के ऊपर वो पट्टा देने को तैयार है सरकार की तरफ से, उन्होंने इतना सरलीकरण कर दिया है। अभी मेरे पास कल ही बात आई नामांतरण को लेके, भवन निर्माण की स्वीकृति को लेके। हमारे यहाँ थोड़ी सी उदासीनता कह सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो सीओ साहब चेंज हुए हैं उनसे कल भी डिस्कशन हुआ। मैंने कहा साहब भवन निर्माण की स्वीकृति, नामांतरण, पट्टे, इस पर विशेष अपन जोड़ दें, क्योंकि सरकार ने इतना सरलीकरण कर दिया कि अभी भी अपन इसको नहीं कर पाए तो फिर ये कभी नहीं हो सकता। सिंधी कॉलोनी में एक इमारत 7 मंजिल तक खड़ी हो गई रातों रात, आपकी जानकारी में आया? मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई इस तरह का क्या हो रहा है। ये मतलब बेकार में उससे होता क्या है, दूसरे जो लोगों की फाइलें लगी हुई है ना, उन लोगों के बड़ा हैरासमेंट होता है कि साहब मैंने 6 महीने तक फाइल लगाई, मुझे मंजूरी नहीं मिली, लेकिन जिसके पास कोई मंजूरी नहीं थी उसने रातों रात 7 मंजिल 8 मंजिल खींच दी। तो इन सब चीजों को लेकर के लोगों में थोड़ा सा नगर निगम को लेकर के एक असंतोष सी आती है। नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं समझता हूँ हम जितनी ज्यादा परमिशन देंगे उतना ज्यादा राजस्व हमारे पास आएगा। हाँ, और आदमी लीगली काम करेगा। हाँ, आपको तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए राजस्व मिलेगा ना, आप जितना इसमें, तो बल्कि आपको तो मतलब ये है कि एक अलग से सेल ही बना दिया जाए जिसके अंदर टाइम आउट प्रोग्राम अलग से बना हुआ है। नामांतरण का धारीवाल साहब ने इतना इजी कर दिया कि कोई फाइल लगाएगा वो सीधी फाइल डीसी तक जाएगी, जयन की मौका रिपोर्ट तक बंद कर दी है।
सरकार ने, लेकिन ये नीचे वाले बाबुओं की और उनकी उदासीनता की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि नगर निगम पूरी को बदनाम किया जाता है। पर उस पर भी हम अब बहुत टाइट हो रहे हैं और ये मानिए कि मैं समझता हूँ 15-20 दिन में इसमें काफी सुधार आपने को देखने को मिलेगा। पट्टे कितने जारी करवा दिए? क्योंकि पट्टे आप अभी कल भी तक कैंप में थे, आज भी कैंप में हैं आप। पिछली बार ये मानिए कि हमने लगभग 800 पट्टे दिए थे और दक्षिण नगर निगम में बहुत ज़्यादा पट्टे नहीं बनने हैं। उसका रीज़न है हमारे कुल 10-12 वार्ड ही हैं जिनमें पट्टे बनने हैं। बाकी जो हमारा एरिया है वो यूआईटी हाउसिंग बोर्ड का है, इनका ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन है, मतलब रजिस्ट्री वगैरह जो भी है। कच्ची बस्तियाँ और उस तरह के पट्टे नहीं बन रहे हैं हमारे यहाँ। बहुत कम पट्टे, मैं समझता हूँ 4-5 हज़ार पट्टों में हमारा पूरा दक्षिण नगर निगम हो जाएगा। और इस बार हम प्लान भी कर रहे हैं कि ये जो अभी कल से हमारा कैंप चालू हुआ है, परसों से, इसमें हम लगभग ये माने कि इस सेशन में हम पूरे पट्टे निपटा देंगे। अच्छा, पर्यावरण एक गंभीर सवाल है मानव जीवन के लिए, बहुत ही एक ऐसा निहायत विषय है, लेकिन इसको कोई जल्दी से छूता नहीं है। लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि भाई राजीव अग्रवाल चूंकि एक मानवीय दृष्टिकोण को लेकर के आने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी भी उसमें रुचि होनी चाहिए। जो पर्यावरणीय विषय जो दब रहे हैं इस विकास के साथ में, और हमारी नज़र भी नहीं जा पा रही है कि हम नालों को पक्का कर रहे हैं। नालों को पक्का करने की वजह से क्या है कि जो सीपेज जो बैठना चाहिए ज़मीन में, जो पानी जाना चाहिए, वो रुक रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। नहीं, नाले कहीं भी पक्के नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक्चुअली स्टोन, पूरा पे स्टोन है, हार्ड रॉक है पूरे में नालों में। केवल हम नगर निगम के द्वारा हम जो काम करवा रहे हैं, हम एक कच्ची ड्रेन खोद रहे हैं, उस चट्टान को खोद रहे हैं, नीचे पक्का नहीं, नीचे पक्का नहीं कर रहे हैं, केवल कच्चा करके। जैसे सपोज करिए मतलब कि नाला हमारा 50 फुट 100 फुट चौड़ा है जी, तो उसमें हम केवल 20 फीट चौड़ा एक चैनल खोद रहे हैं कच्ची, उस पानी को हम उसमें डाइवर्ट करके चला रहे हैं। और उसमें जगह जगह हम रेलिंग लगाएंगे। और पॉलीथीन तो आप ये मानिए कि अगले साल तक हम चंबल नदी में शादी देड़ा से जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। एक भी पॉलीथीन को हम चंबल में नहीं जाने देंगे। पॉलीथीन हो गई, कोई कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम नहीं जाने देंगे। और रही बात पानी बैठने की, तो मैं समझता हूँ पत्थर में वैसे ही हमारे यहाँ पानी कम बैठ पाता है, लेकिन हम चैनल बना देंगे तो अभी जो नालों में पानी फैल रहा है उससे तो ज़्यादा वो वैसे भी बैठेगा। क्योंकि जब हार्ड रॉक कटेगी तो कहीं ना कहीं अगर उसे कोई झर मिल गई तो मैं समझता हूँ पानी और ज़्यादा बैठेगा। नगर निगम के पास अपने खुद के सामुदायिक भवन कितने हैं? नगर निगम के पास हमारे दक्षिण में कुल 5-7 सामुदायिक भवन है, तो उसमें से हम उनको संचालन भी कर रहे हैं। 1-2 सामुदायिक भवन बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, उसका भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनको रिपेयरिंग करा के या तो कोई ऑफिस खोल दिया जाए, उसमें सेक्टर ऑफिस खोल दिया जाए, और नहीं तो उनका भी हमें रेवेन्यू मिले। देखिए, वो अब 2 साल तक तो शादियां बंद थी तो लोगों की कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब शादियों का सीजन भी आएगा आपके नवंबर-दिसंबर तक जाते जाते। वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कहाँ शादी करें। नहीं, उसमें नगर निगम के पास बहुत कम है। मैक्सिमम जो सामुदायिक भवन है सब यूआईटी ने बनाए हैं, यूआईटी के हैं। निगम के और क्या प्रस्ताव हैं जो बड़े आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? सबसे बड़ा टारगेट तो हम पट्टों को लेकर कर रहे हैं, उसके बाद सफाई को लेकर कर रहे हैं, रोड लाइटों की व्यवस्था हमारी बढ़िया हो जाएगी, गार्डन्स हम बढ़िया कर रहे हैं, और इन नालों के किनारे पे और जहाँ भी लोग कचरा डालते हैं इसका भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस पर हम लोहे की जालियाँ लगाएंगे ताकि चलता हुआ आदमी नाले में कचरा नहीं फेंके। मैं मानता हूँ कि कुछ तो सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है आम जनता के साथ की। अगर वो लोग कचरा डालना बंद कर दें तो मैं समझता हूँ हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमारा कर्मचारी उसको ईजिली साफ कर लेगा। अभी कई बार मैं जब नाले पे खड़ा होता हूँ तो पता लगा कि वो आदमी स्कूटर से निकला और एक थैली को नाले में फेंक गया, तो उसका हम प्लान कर रहे हैं कि 5-6 फीट हाइट तक लोहे की जाली लगा दें। जैसा आप देखेंगे कि गुमानपुरा पुलिया पे लगी हुई है जहाँ फूल वाले बैठते हैं, वहाँ तो काफ़ी रुक, तो वहाँ ऊपर से कचरा डालने में आदमी को समस्या आती है। तो इस तरह का प्लान जहाँ जहाँ भी पुलिया हैं हमारे नालों के ऊपर, सब जगह का प्लान हमने लिया हुआ है। और अगले साल बरसात से पहले उम्मीद है सब जगह आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, 2 साल हमने बहुत संकट के गुजारे कोरोना काल में, लेकिन अब ये साल फिर कुछ हमारे लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप मेला इस बार बहुत भव्य बिल्कुल, सब लोग उम्मीद करे बैठे हैं और हम खुद निगम वाले भी उम्मीद करे बैठे हैं कि इस बार मेला भरवाएंगे, बहुत अच्छे से भरवाएंगे, बढ़िया भरवाएंगे, और दुकान वालों को भी इतनी सुविधा देंगे कि वो कहेंगे कि हाँ यार वाकई इस बार व्यवस्था है। आप शहर के लोगों को अंत में क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से क्या करें? सभी शहरवासियों से केवल इतना सा साथ चाहिए कि जो नालों में कचरा फेंक रहे हैं वो उसमें मेरा सपोर्ट करें। टीपर नहीं आता है तो आप शिकायत करें।
उसकी मॉनिटरिंग हमारी जहां भी कमी होगी हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन जब तक आम जनता का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। उसके लिए तो मुझे सपोर्ट चाहिएगा। टिपर की हमारी कई जगह व्यवस्था सही नहीं है, हम मानते हैं, कई हमारे कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ कर रहे हैं, उसका भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको जीपीएस सिस्टम के साथ साथ, जैसे आप देखते हैं कि टोल पे जब हम क्रॉस करते हैं तो सेंसर लगा हुआ होता है, उस सेंसर से ये पता लगता है कि इस गाड़ी नंबर से ये हुआ, तो उस टाइप का भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसकी मॉनिटरिंग उस तरह से करी जाए कि हर मकान के बाहर हम एक पॉइंट लगा दें और हर मकान के बाहर से वो टिपर निकले, ताकि हमारे को ये पता रहे कि ये टिपर पूरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट हमें जनता का चाहिए। ट्रेंचिंग ग्राउंड की भी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में नहीं, अभी भी हमारे साथ चल रही है, क्योंकि नानता के लिए धारीवाल साहब ने स्ट्रिक्टली हमको मना कर दिया है कि इस पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। यूआईटी ने हमें ज़मीन दे दी है, कुछ ज़मीन तो हमें आंवली रोजली के वहाँ दी है इन्होंने, और कुछ ज़मीन इधर भी दी है, पाँचैया ऐसे करके कोई एक गांव है, वहाँ भी यूआईटी जल्दी देने वाली है। तो 2 टेस्टिंग ग्राउंड हम हो सकता है बहुत जल्दी बना दें। और रही बात नानता की, वहाँ का उत्तर नगर निगम द्वारा टेंडर हो चुका है, इस कचरे को भी जीरो डिस्पोजल करने वाले हैं और यहाँ पे मिट्टी डाल के गार्डन डेवलप कर देंगे, एक नया ऑक्सीजन यहाँ भी धारीवाल साहब खड़ा कर देंगे। तो जो उन्होंने वादा किया था लोगों से कि नानता क्षेत्र नदी पार पूरे क्षेत्र को इससे मैं निजात दिला दूंगा, मैं समझता हूँ अगले साल तक वो भी हो जाएगा। और अब जो हम कचरा डाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर भी मेरी वर्किंग चल रही है। मैं चाहता हूं कि नए कचरे के लिए एक नया प्लांट अलग से लगा दिया जाए, ताकि ये कचरा इस तरह के रूप में ही नहीं आए कि 15 साल 20 साल 25 साल इसको देखना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनका 45 दिन या 60 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें कचरा जीरो डिस्पोजल हो जाता है। अगर वो हम कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम के पास 2-2.25 महीने से ज़्यादा कचरा ही नहीं रहेगा। चलिए, एक अब राजनीति से सवाल अपने नहीं हुआ, राजनीति से भी मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपके लिए। दक्षिण नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय कर पाई। ये राजीव अग्रवाल जी की पॉलिटिक्स का नतीजा है या वॉकओवर है आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कोई सशक्त प्रतिनिधि आपके सामने विपक्ष की भूमिका में अभी तक नहीं दे पाए? नहीं, ऐसा नहीं है साहब, मेरे तो सभी से व्यक्तिगत संबंध है और आज तक मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया। अब पार्टी अपने लेवल पे क्यों नहीं कर पाई ये तो वही बता सकते हैं। और मेरा, अगर आप बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो मैं समझता हूं, अगर आप व्यक्तिगत किसी भी पार्षद जी से मेरे लिए पूछेंगे तो मैं समझता हूँ आपसे तारीफ ही करेंगे। नहीं, वो तो आपकी तारीफ करते हैं ना, ये तारीफ ही तो मतलब थोड़ा सा यूँ लगता है ना कि क्या मतलब बहुत शानदार आपने मैनेजमेंट किया है कि आपने प्रतिपक्ष को खड़ा नहीं रखा। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। मैं कहता हूँ अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। वो नेता क्यों नहीं तय कर पा रहे? अब वो साहब वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो, अगर जैसे आप मानिए आज विवेक जी हैं, काफ़ी सीनियर और उनको जितना एक्सपीरियंस है, अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम आती है मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पूछना या समझने में मैं समझता हूँ कभी अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए या अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार नहीं मानना चाहिए। उनके अनुभव, खींची साहब हैं, मंडा जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं, पवन जी हैं, पहले पार्षद रहे, भले वो डिप्टी मेयर, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए, आप पहले पार्षद रहे हैं। तो कई सारे लोग, गिरिराज महावर जी हैं, हमारे कांग्रेस से तो चलो कम है जो रिपीट हुए हैं, पर ये इतने सीनियर लोग हैं कि इनको पता है कि किस तरह से काम होगा और प्रॉपरली होगा। और मैं तो एक हमारे सफाई कर्मचारी को भी आप पूछ लेना, उनसे पूछता हूँ कि यार बताओ अपन कैसे बढ़िया प्लान कर सकते हैं, हमारी क्या हेल्प आपको चाहिए और आप क्या काम करेंगे। तो मैं तो कभी किसी से शर्म ही नहीं करता कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही तो किसी से पूछने में शर्म आएगी कि अपन महापौर है कैसे पूछें। मैं तो आम आदमी से भी राय लेता हूँ, आपसे भी कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि बताइए आप क्या सजेशन है, कैसे हम इसमें व्यवस्था को बढ़िया कर सकते हैं। जी, मैं तो सभी से पूछता हूँ। राजू जी, आप भी ज़्यादातर हमने देखा है कि आप दोपहिया पे भी बहुत घूमते हैं और महापौर बनने के बाद भी, तो आपके सामने भी एक समस्या तो अवश्य रही होगी, जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो आवारा मवेशी तो आपको भी कोई महापौर समझ करके शायद बख्शते तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है साहब, मवेशी तो मवेशी हैं। और वाकई जो आप कह रहे हैं, ये कोटा शहर की इतनी बड़ी समस्या है, इसमें कई बार अदालत तक भी मैटर जा चुके हैं और शायद अभी कार्रवाई भी चल रही है। इसी को देखते हुए धारीवाल साहब ने एक प्लान किया है और देवनारायण योजना यूआईटी के द्वारा वो बनवा रहे हैं और लगभग कंप्लीट हो गई है। 300-400 करोड़ की योजना है और लगभग 1200 पशुपालक उसमें शिफ्ट किए जाएंगे। और मेरे तो सौभाग्य की बात है कि पहले दक्षिण के
मवेशी वहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। दक्षिण के जितने भी पशुपालक हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। रही बात आवारा मवेशी की, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पकड़ने वाले को, कॉन्ट्रैक्टर है, जो टोला है पकड़ने का वो उसको हम उपलब्ध कराते हैं। ट्रैक्टर उसी को लेना होता है, लेबर उसी को लेनी होती है। रेगुलर हम पकड़ रहे हैं, लेकिन कम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि सपोज करिए हमने 100 मवेशी आज पकड़े, पता लगता है कि अगले दिन कोई भी दुधारू गाय या कोई ऐसी गाय जो बीमार हो गई, जो मैंने पाल रखी है, उसको मैंने सड़क पे छोड़ दिया। तो जब तक लोग बाग छोड़ें, लेकिन मैं समझता हूँ वो सड़क पे छोड़ने की जगह उसको गौशाला में छोड़ दें, क्योंकि वहाँ हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आवारा मवेशी की समस्या हमारी तरफ से हम जितना पॉसिबल हो पा रहा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये देवनारायण में शिफ्ट होने के बाद ये समस्या 75% तो वैसे खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर जो पशुपालक हैं उनकी अगर कोई गाय या भैंस या कोई भी ऐसा जानवर जो दूध नहीं देता है और उसको वो रोड पे छोड़ देते हैं, उसको वो फिर वहाँ के वहाँ गौशाला में छोड़ दिया करेंगे। और इसके लिए भी हम समझाइश कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा कई बार रात में बाहर से झुंड के झुंड आ जाते हैं, उसके लिए भी हम टेंडर कर रहे हैं। पहले भी इस तरह का एक टेंडर होता था 3-4 पॉइंट पे, जहाँ से आवारा मवेशी आते थे, वहाँ रात को चौकीदार हम बिठाया करते थे ठेकेदार के मार्फत, ताकि वो शहर में नहीं आने थे। और इसको हम और जल्दी बढ़िया से नया टेंडर लगा के फास्ट करेंगे और उसमें जिम्मेदारी देंगे कि पर डे आपको इतने जानवर सरकारी रोडों पे जो घूमते हुए आवारा मवेशी दिख रहे हैं उनको पकड़ के लाना कंपलसरी है। राजू जी, एक समस्या जो व्यवहारिक कठिनाई जो आने वाली, देवनारायण योजना नो डाउट बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जो उस पर काम चल रहा है और लगभग वो पूरा भी हो रहा है और इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, अपने रहते रहते सब चीज़ें होंगी। लेकिन जो सिंगल किसी के पास में अगर पशु है, एक अकेला गाय है या किसी के पास एक ही भैंस है, तो वो तो कपन से कंट्रोल नहीं हो रहा ना। उसके लिए भी ये नियम आया है सरकार का कि उसको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको उसका 10x10 का या जो भी उसमें क्राइटेरिया है उतना एरिया उसको बताना होगा कि मेरे पास ये है। उसके अलावा उसको ये पाबंद किया जाएगा कि इस पशु को आप रोड पे नहीं छोड़ोगे, अन्यथा उसको शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। उस जानवर को हमको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी पशुपालक है उसे। इस तरह की सख्ती से हम पाबंदी करेंगे। और नगर निगम के पास हर वार्ड में एक जमादार है जो सरकारी कर्मचारी है, एक इंस्पेक्टर है सेक्टर के ऊपर, उसके पास लगभग 10 से 12 वार्ड है। इन लोगों को हम पाबंद करेंगे कि अगर किसी का पालतू जानवर वहाँ मिलता है तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो नेचुरली जब हम बहुत नीचे के लेवल तक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और करेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बहुत जल्दी हमें निजात मिल जाएगी। फिर यहाँ एक गंभीर सवाल पैदा होता है। देखिए 2009 में एक संस्था है, सामाजिक संस्था हम लोग, और उसकी ओर से डॉक्टर सुधीर गुप्ता एंड पार्टी ने एक वाद दायर किया था अदालत में, और वाद में ये निर्णय आया अदालत का कि भाई नगर निगम की चूंकि जिम्मेदारी है और सड़कों को आप मवेशियों से फ्री करेंगे ही करेंगे, इफ एंड बट्स कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद में नगर निगम उसके ऊपर एक और अपील दायर करती है। नगर निगम को जब अदालत ने ये कहा कि आप सड़कों से मवेशी हटा दीजिए तो गलत नहीं है, लेकिन अपील करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फिर अपील मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे नगर निगम नहीं चाहती कि ये सारी जिम्मेदारी वो अकेली वहन करे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपील करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि नगर निगम काम तो कर रहा है। अगर हम अपील नहीं करते हैं तो फिर ये हो जाता है कि हम डिफॉल्टर हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ही वेंडर है और उसको पूरे शहर की जिम्मेदारी दी हुई है। अब हम इसको 4 जोन में बांट के 4 जोन के 4 टेंडर अलग अलग कर देंगे तो हम इसको और फास्ट कर सकते हैं। अब समझिए, हमने आज मान लो सारे जानवर पकड़ लिए, अब कल रात को कोई छोड़ जाता है तो उसको पकड़ने में फिर समय लगेगा। भाई ये तो है नहीं ना। आप क्वांटिटी अगर हमें बता दें कि इतने जानवर आपको पकड़ने, शहर फ्री हो रहा है, तो हम आप जितने दिन में कहेंगे उतने दिन में पकड़ के फ्री कर देंगे। लेकिन कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज मान लो मेरा पालतू जानवर है, सपोज करिए मेरे वार्ड में अगर मान लो आज 30 जानवर है, हमने 30 को पकड़ के छोड़ दिया तो वो समस्या खत्म हो गई। लेकिन फिर 4 दिन बाद पता पड़ता है कि 10 जानवर फिर आ गए, तो या तो इधर उधर से घूमते हुए आ जाते हैं या जिसने दूध देना बंद कर दिया उसको उसके मालिक ने छोड़ दिया। तो ये समस्या तो निरंतर चलती भी रहेगी और हम निरंतर कार्य भी करते रहेंगे। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसमें हम ये करेंगे अब कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर की जगह इसको 4 जोन में बांट के 4 कॉन्ट्रैक्टर लगा देते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लेंगे। गौशाला में आप जो आपके पास भी करीबन 6-7 गौशाला है, कोटा दक्षिण के भी एक अंतर्गत 4-5 बड़ी गौशालाएं भी आती है, बंदा धर्मपुरा भी आप ही के पास है।
एक जो आम तौर पे शिकायत है कि भाई वो जो चारा आता है गायों का वो बहुत खराब होता है। मैं अभी 4 दिन पहले ही होके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि जब से मैंने चारे की मॉनिटरिंग करी है तब से आप नगर निगम में किसी भी वहाँ पे जाके किसी भी उससे पूछ सकते हैं कि चारे की क्वालिटी में सुधार हुआ है। मैंने जब वहाँ पे चेक किया, शिकायत आई तो मैंने उसका पेमेंट भी कटवाया ठेकेदार का, अधिकारियों को कह के। उसके अलावा तोल में मुझे एक बार गड़बड़ मिला, तोल के लिए भी मैंने उनको कहा है कि आप इसका वीडियो बनाइए, वीडियो के द्वारा ही हम इसका पेमेंट करें, आप इसका फ़ोटो खींचिए कांटे का, और फोटो में भी फ़र्क आ सकता है लेकिन अगर आप वीडियो बनाएंगे तो कहीं फ़र्क नहीं आएगा। मैं तो 4 दिन पहले होके आया हूँ। अब हम सम्मान्य हमारे बीजेपी के पार्षद वहाँ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ, और मैंने उनको कहा है, मैंने कहा आप ऐसा करिए 4-4 पार्षद का एक ग्रुप बनाइए, एक दिन आप वहाँ मॉनिटरिंग करिए, क्या कमी आप बताइए, नगर निगम से उसे दूर करवाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन वहाँ पे जो थोड़ी सी अगर कमी है तो वो सिर्फ मॉनिटरिंग की। रही बात भूसे की, तो मैं कह रहा हूँ आप अभी चलिए, किसी भी एक्सपर्ट को ले चलिए। जब पिछली बार भी 2-3 महीने पहले ये विवाद आया था, मैंने वहाँ का सैंपल लिया, पास में गायत्री गौशाला है, उनके यहाँ चेक कराया तो उन्होंने यही कहा, बोले नहीं इसमें कोई कमी नहीं है, हाँ इससे बेहतर क्वालिटी हमारी है नो डाउट गायत्री गौशाला वालों की, लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल पशु के खाने लायक है और बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखेंगे, अभी मैं 4-5 दिन पहले होकर आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश नया भूसा है, बिल्कुल फ्रेश भूसा है। क्या ऐसा तो नहीं कोई परंपरागत जो भूसे का परिवहन करने वाले ठेकेदार थे वो अलग हो गए तो उनकी तरफ से कुछ इस टाइप हो सकता है, लेकिन मैं तो खुद प्रैक्टिकल देख के आया हूँ 4-5 दिन पहले, भूसे में कोई सी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसको आप जांच करा सकते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, अभी मैं गौशाला ही जा रहा हूँ, आपको मतलब वो सांच को आँच क्या वो वाली बात है, खुद आप देखिए। और मैं तो कह रहा हूँ कोई एक्सपर्ट, अच्छा मैं तो सिर्फ वहाँ से भूसे का सैंपल लेता हूँ और चुपचाप फिर गायत्री गौशाला में जाता हूँ कि साहब इसको देखिए आप, इसमें कोई कमी है क्या। और ऐसा नहीं है, हमारे एक परिचित हैं दामोदर जी, सालासर सेवा समिति से जुड़े हुए, वो पिछले 5-7 साल से वहाँ पे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, अपनी तरफ से काफ़ी पैसा भी लगाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी उनका फ़ोन आया कि राजीव जी यहाँ पे धूप ज़्यादा है, अपने को कुछ छाया करनी है। मैंने कहा साहब हमारे यहाँ टेंडर में थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा। बोले आपके यहाँ स्क्रैप में कुछ पाइप पड़े हुए, वो आप मुझे दिलवाओ, मैं ग्रीन नेट की व्यवस्था करता हूँ और अपन इसको करते हैं। ग्रीन नेट में समझता हूँ आज लग के तैयार हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो समाज सेवी हैं या गौ सेवा के उनसे चर्चा नहीं करता, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप बताइए, और मैं वहाँ के कर्मचारियों से भी पूछता हूँ कि पहले में और अब में क्या सुधार है। कोटा के कोचिंग कॉलेज ने बड़े धूमधाम से ये घोषणा की थी धारीवाल जी के सामने कि गौशालाएं हम ले रहे हैं और इनका देखरेख हम करेंगे, क्या वो वापस लौट के आई? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल किसी का नहीं आया है, बल्कि मैंने ही अभी परसों भी गायत्री गौशाला वालों को कहा है, मैंने कहा साहब अगर आप इसको संभाल सकते हैं, मैं सजेशन तो उनके लेते ही रहता हूँ। नहीं, मैं तो नाम ले लेता हूँ ना, एलन ग्रुप ने कहा कि भाई हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए, और धारीवाल जी ने भी उनको कहा था कि भाई आप ये लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। पर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया, और मैं उनसे भी बात कर लूंगा। और मैं तो चाहता हूँ अगर कोई ले ले तो हमारे लिए तो और बढ़िया रहेगा, वो जैसी व्यवस्था चाहेंगे हम उनको करके दे देंगे। और मैं तो कई समाज सेवकों से कह चुका हूँ जो अपने आप को गो भक्त कहते हैं, उनसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कहा साहब आप तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा में दे दीजिए, वहाँ जो भी कमी है या जिस भी चीज़ की क्वालिटी में कमी वो हमें बताइए, उसमें सुधार हम कर देते हैं। पर हेल्प सबकी चाहिए, केवल हम दोष लगाते रहें, दोष देते रहें, उससे समाधान नहीं होगा। जी, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आप सरल हृदय मृदुभाषी महापौर राजीव अग्रवाल हमारे साथ थे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका हम हृदय से शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। STN में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।